हेलो दोस्तों, मैं जयकांत सैनी स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल भारत IQ में। हम डिस्कस कर रहे हैं राजस्थान पत्रिका न्यूज़पेपर जयपुर एडिशन 2 नवंबर। तो बने रहिए इस वीडियो में साथ अंत तक। देयर इज लॉट टू नो एंड लॉट टू डिस्कस। तो आइए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। पेज नंबर हम पे बात की जा रही है। ये यहाँ पे एक न्यूज़ आइटम कवर किया गया है, गिलगिट बाल्टिस्तान को लेकर के बात की गई है। तो यहाँ पे पाकिस्तान इसको अस्थायी प्रांत का दर्जा देने जा रहा है, इसका ऐलान इसने कर दिया है। तो इसको लेकर के भारत ने विरोध अपना दर्ज किया है, क्योंकि ये डिस्प्यूटेड एरिया है, भारत का हिस्सा है ये एक प्रकार से, लेकिन इस पर डिस्प्यूट चलता रहता है। तो भारत ने इसको बोला है कि आप इसे अस्थायी रूप से प्रांत का दर्जा नहीं दे सकते हो। तो ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे कवर की गई हैं। तो इसके संबंध में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जान लेते हैं हम, जो कि जानना बेहद ही जरूरी है आपको, इसके लोकेशन के बारे में, इसकी ज्योग्राफी के बारे में। तो ये न्यूज़ है मेन यहाँ पे जो कवर की गई है। अब हम देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें। सबसे पहले आप जानिए गिलगिट बाल्टिस्तान वाला एरिया कौन सा है। तो ये है अपना लद्दाख एरिया, ये है जम्मू कश्मीर, और ये जो एरिया है गिलगिट बाल्टिस्तान वाला एरिया, जो हम POK वाला एरिया बोलते हैं, यहाँ ऊपर है नॉर्थ में, प्लस यहाँ पर भी है ये जम्मू कश्मीर के वेस्ट वाले पार्ट में। तो ये पूरा का पूरा POK एरिया है। ये गिलगिट बाल्टिस्तान में से ही पाकिस्तान ने कुछ एरिया चाइना को दे दिया है। ये जो इसने येलो कलर में यहाँ पर शो किया गया है, तो ये पार्ट है। ये LOC और ये LAC अक्साई चीन वाला जो एरिया है, ये भी आप याद रखिएगा कि LAC वाला एरिया कहाँ पर आता है, इसका संबंध है चीन से, और LOC तो आप जानते हैं बहुत ही फेमस है LOC बॉर्डर, यानी कि ये पाकिस्तान से। दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये। अब हम देख लेते हैं कि पाकिस्तान के अंदर 4 प्रोविंस है। प्रोविंस का मतलब होता है स्टेट, राइट। तो पहली स्टेट है वहां पे सिंध प्रांत, पहली स्टेट है सिंध। दूसरी है बलूचिस्तान। बलूचिस्तान जो प्रांत है पाकिस्तान का, वो ईरान के साथ बॉर्डर शेयर करता है और अफगानिस्तान के भी साथ बॉर्डर शेयर करता है। यहां पर फिर अरेबियन सी लगता है। तो अरेबियन सी जो लगता है ये बलूचिस्तान प्रांत और सिंध प्रांत के साथ में लगता है। 2 प्रांत ये हो गए। तीसरा प्रांत है पाकिस्तान का, उसका नाम है पंजाब, ये भी बड़ा प्रांत है। और चौथा है खैबर पख्तून। तो ये 4 प्रांत मतलब कि 4 राज्यों से मिलकर के पाकिस्तान बना हुआ है। तो ये एक चीजें हैं इसकी जानने के लिए आपको जरूरी है। तो यहाँ पे ये अफगानिस्तान बॉर्डर शेयर करता है, यहाँ पे ईरान शेयर करता है बॉर्डर। और फिर ये जो पार्ट है 5वां प्रांत इसे बनाने जा रहे हैं गिलगिट बाल्टिस्तान को। बहुत ही ज्यादा चर्चा में भी रहा है गिलगिट बाल्टिस्तान। तो इसको इन्होंने घोषित किया है कि अस्थायी रूप से हम इसे अपना प्रांत बनाएंगे, यहाँ पे हम इलेक्शन कराएंगे यहाँ की। बट ये जो एरिया है गिलगिट बाल्टिस्तान, ये पाकिस्तान के फेवर में नहीं रहता है। यहाँ की जो जनता है वो भी इसका विरोध करती है पाकिस्तान की पॉलिसीज को लेकर के। तो आपको इसका बस एक लोकेशन पता होना चाहिए। ये इसका बड़ा मैप है, ये गिलगिट बाल्टिस्तान आप समझ सकते हैं कहाँ पर है। पाकिस्तान में 4 स्टेट में आपको बता चुका हूँ, बड़े बड़े जो हैं इसके यहाँ पे, और ये 5वां गिलगिट बाल्टिस्तान को बनाने के लिए जा रहा है। तो यहाँ पर यही विवाद चल रहा है कि यहाँ पे इसने अस्थायी रूप से इसे घोषित कर दिया है कि हम इसे अपना प्रांत बनाएंगे। तो इसका विरोध कर रहा है भारत। इसके अलावा मेरा आपसे यहाँ पे प्रश्न है कि आप ये बताइए कि भारत में कितने राज्य हैं वर्तमान में, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। अब ये देखिए आप, एक बहुत ही फेमस प्रोजेक्ट है पाकिस्तान चाइना इकोनॉमिक कॉरिडोर, इसको CPEC के नाम से भी जाना जाता है। ये बहुत ही ज़्यादा चर्चा में भी रहा था। ये आप देख सकते हैं, ये जो एरिया है, ये जो प्रोजेक्ट यहाँ पे लगाया गया है, ये भी गिलगिट बाल्टिस्तान वाले पार्ट से होकर ही गुजरा है। यहाँ से देख सकते हैं आप, इस प्रकार से चाइना को लेकर के ये अरेबियन सी से यहाँ पे इन्होंने कनेक्ट कर दिया है। इसका मतलब ये है चाइना अपने जो प्रोडक्ट हैं उनकी सप्लाई के लिए एक उसे जगह चाहिए थी, स्पेस चाहिए था, वो पाकिस्तान से होकर किसने निकाला है। यहाँ पर ग्वादर पोर्ट बहुत ही फेमस बनाया गया है पाकिस्तान में। तो ये अरेबियन सी से कनेक्ट होने के बाद फिर पूरा यहाँ पे यूरोप अफ्रीका कंट्रीज में अपनी सप्लाई बहुत अच्छे से कर सकता है, अपना ट्रेड बढ़ा सकता है। आप जानते हैं चाइना इन पॉलिसीज़ को लेकर के बहुत ही ज़बरदस्त एग्रेसिव चीज़ें करता है अपनी, क्योंकि वो दुनिया के अंदर अपना इतना ट्रेड बढ़ाना चाहता है कि एक प्रकार से दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति बनना चाहता है। तो ये उसकी बड़ी ही महत्वाकांक्षी ये प्रोजेक्ट है उसके। इसके अलावा OBOR प्रोजेक्ट भी है उसका बहुत ही महत्वाकांक्षी। तो इनके द्वारा वो अपने जो उत्पादन है, उत्पादन को बढ़ाने के बाद वो उसकी सप्लाई को बढ़ाना चाहता है, ताकि उसकी चीज़ें हर देश तक आसानी से पहुंचाई जा सकें। तो ये पाकिस्तान चाइना इकोनॉमिक कॉरिडोर भी आपको पता होना चाहिए। ये गिलगिट बाल्टिस्तान से होकर गुजरता है, फिर पाकिस्तान से होकर के और ग्वादर पोर्ट। तो इसके इन मैप्स के थ्रू आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। तो आप याद रखिएगा कि कहाँ की बात चल रही है। ग्वादर पोर्ट भी आपसे पूछा सकता है, चाइना इकोनॉमिक पाकिस्तान चाइना इकोनॉमिक कॉरिडोर के बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है। पेज नंबर 2 बात की जा रही है, आर्ट एंड कल्चर संबंधित न्यूज़ है। तो यहाँ पे बात की गई है करवा चौथ की। ये करवा चौथ बहुत ही एक अच्छा त्यौहार है भारतीय संस्कृति के अनुसार। तो यहाँ पर हिंदू कैलेंडर के अनुसार ये कई बार पूछा गया है प्रश्न राजस्थान के अंदर कि ये कब आता है। तो यह कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को, याद रखिएगा कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को ये जो करवा चौथ का त्यौहार है मनाया जाता है। महिलाओं के द्वारा, जो विवाहित महिलाएं उनके द्वारा मनाया जाता है इस त्यौहार को। तो इम्पोर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा।
पेज नंबर 3 में बात की जा रही है, ये पर्यावरण प्रदूषण संबंधी न्यूज है। तो यहाँ जोधपुर की बात की जा रही है, जोधपुर के अंदर बढ़ता जा रहा है प्रदूषण को लेकर के बात की गई है। एयर क्वालिटी इंडेक्स की यहाँ पे बात की जा रही है कि उसमें पुअर क्वालिटी दर्ज हो रही है जोधपुर को लेकर के। तो मेरा यहाँ पे आपसे प्रश्न है, मैं इसको बता चुका हूँ, एयर क्वालिटी इंडेक्स किसने तैयार किया था, तो उसका नाम बताइए, किसके सहयोग से तैयार किया गया था और किस ईयर में तैयार किया गया था। और एक और प्रश्न है कि ये कितने पैरामीटर के आधार पर एयर क्वालिटी इंडेक्स तैयार किया जाता है, वो भी आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइए। मैं इन तीनों चीज़ों को पहले आपसे बता चुका हूँ, जिक्र भी कर चुका हूँ। पेज नंबर 3 में बात की जा रही है करणी माता की। तो यहाँ पे करणी माता के लिए दर्शन की बात की जा रही है। 226 दिन बाद माँ करणी के ने दिए दर्शन, तो उनके मंदिर का पट खोल दिए गए हैं। तो ये न्यूज़ कवर की गई है। तो करणी माता का जन्म चारण परिवार में हुआ था, इनका संबंध चारण परिवार से है, ये भी आप याद रखिएगा। चूहे यहाँ पे जो पाए जाते हैं, करणी माता चूहों के लिए फेमस हैं, तो उसको काबास कहा जाता है, चूहों को काबास कहा जाता है, याद रखिएगा। इनके मंदिर का निर्माण गंगा सिंह जी ने कराया था, गंगा सिंह जी महाराज थे, उन्होंने करणी माता के मंदिर का निर्माण कराया था। बीकानेर राजघराने की कुलदेवी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, करणी माता बीकानेर राजघराने की कुलदेवी हैं और बताया जाता है कि इनके आशीर्वाद से बीकानेर और जोधपुर राजघराने की स्थापना भी हुई थी। तो ये प्रश्न पूछे गए हैं डायरेक्टली, कई बार एग्जाम्स के अंदर रिपीटेडली पूछे जाते हैं, तो आप नोट कर लीजिएगा, याद भी रखिएगा। पेज नंबर 6 पे बात की जा रही है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये एडिटोरियल। यहाँ पे लिखा गया है, मानिक चंद सुराना जी हैं, राजस्थान के पूर्व वित्त मंत्री और विधिवेता भी हैं। तो यहाँ पर बात की जा रही है कृषि के संबंध में जो 3 केंद्र सरकार के द्वारा विधेयक जो लाए गए हैं, कानून जो पास किए गए हैं, उनको लेकर के ये बात कर रहे हैं। ये क्या बात कह रहे हैं, ये बता रहे हैं कि राज्य की कितनी पावर है कृषि जो सब्जेक्ट है उसको लेकर के। तो यहाँ पर इन्होंने कुछ अनुच्छेद का जिक्र किया है, कुछ अनुसूची की बात की है, तो उनसे संबंधित कुछ हम इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं भाग 11, याद रखिएगा, संविधान के जो भाग 11 है उसमें दिया गया अनुच्छेद 245 से लेकर 255 तक। अब ये भाग 11 बात करता है कि विधायी शक्तियों का विभाजन या बंटवारा किस प्रकार से होगा, इसकी बात करता है ये भाग 11। तो पूछा जा सकता है आपसे कि विधायी शक्तियों के विभाजन की बात कौन सा भाग करता है, तो भाग 11 बात करता है अनुच्छेद 245 से लेकर 255 तक, 10 अनुच्छेद हैं इसके अंदर। अब यहाँ पे स्पेशली बात की जा रही है अनुच्छेद 246 की। तो कहीं ना कहीं जो बात है वो यहीं से निकल के आएगी, विधायी शक्तियों का बंटवारा कैसे होगा, क्योंकि विधायी शक्तियों के द्वारा ही विधायक या संसद की हम बात करें केंद्र में, तो यहीं से ये बिल जो है पास हुआ है कि कृषि बिल को लेकर के बात की जा रही है। तो विधायी शक्तियों की बात इन अनुच्छेद के तहत आती है। तो अनुच्छेद 246 की यहाँ पे इन्होंने बात की है और ये कह रहे हैं कि अनुच्छेद 246(3) को और राज्य सूची जो है, आपको पता है संविधान की 12 सूची है, उनमें 7वीं सूची जो है वहाँ पे यूनियन लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है और कॉन्करेंट लिस्ट है। तो ये कह रहे हैं कि उसमें राज्य सूची में 14 नंबर की जो प्रविष्टि है, यानी कि जो एंट्री है 14वें नंबर की, अगर ये 246 सब क्लॉज 3 और ये प्रविष्टि 14 को एक साथ पढ़ा जाएगा तो आपको समझ में आएगा कि कृषि को लेकर के जो कानून बनाने का अधिकार है वो राज्य सरकार को है। तो ये राज्य को प्राथमिकता देने की बात कर रहे हैं कि एक प्रकार से केंद्र सरकार ने उनका हक छीन करके इस प्रकार का कानून बनाने का काम किया है। तो राज्यों को इसको राज्यों का बहुत बड़ा इसके ऊपर हक बनता है कृषि को लेकर के। तो इन्होंने कई सारी बात यहाँ पे की हैं, हम देख लेते हैं कि क्या संविधान में इनके लिए बताया गया है। ये आप देख सकते हैं, स्टेट लिस्ट है, मैंने वहाँ से ये पूरा का पूरा जो कॉन्स्टिट्यूशन है आपको पता है। स्टेट लिस्ट की जो 7th शेड्यूल में आती है स्टेट लिस्ट, वहाँ पर 14वीं एंट्री की जो हम बात कर रहे हैं, मैंने आपको बताया था कि 7वीं अनुसूची में 3 विषय हैं, स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। तो उसमें से स्टेट लिस्ट में 14वीं एंट्री बात करती है एग्रीकल्चर के बारे में। यहाँ पे एग्रीकल्चर की बात होती है, इसमें क्या क्या शामिल है, एग्रीकल्चर एजुकेशन, रिसर्च, प्रोटेक्शन अगेंस्ट पेस्ट, जो पेस्ट होते हैं उनके अगेंस्ट प्रोटेक्शन, प्रिवेंशन ऑफ प्लांट डिजीज। तो ये सारे के सारे बात की जाती है स्टेट लिस्ट के अंदर एग्रीकल्चर संबंधी। तो ये 14वीं एंट्री की उन्होंने बात की है कि इसको और 243 का सब क्लॉज 3 यदि हम साथ में पढ़ते हैं तो ये है आर्टिकल 246 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 1949। तो यहाँ पे आर्टिकल 246 का जो ये बता रहे हैं कि सब क्लॉज हम 3 जो पढ़ते हैं, इनको एक साथ जब हम पढ़ते हैं तो ये बताते हैं कि इसको बनाने का अधिकार है कृषि को लेकर, कृषि जो विषय है उसके ऊपर कानून बनाने का अधिकार राज्यों को है। तो इस प्रकार की ये बात की जा रही है। तो यहाँ पे आप देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है 240 आर्टिकल और एंट्री 14, ये भी आपसे डायरेक्टली पूछा जा सकता है। कृषि एक बड़ा सब्जेक्ट है, इसके ऊपर बिल बनाए गए हैं, तो वहाँ भी एग्जाम्स में प्रबल संभावना है कि इस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। पेज नंबर 9 पे बात की जा रही है, ये बात की जा रही है आईओसी, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन का लाभ 17 गुना बढ़ गया है। तो यहाँ पे ये न्यूज़ इसकी कवर की गई है। तो अब हम देख लेते हैं इससे संबंधित कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ें। तो भारत के अंदर महारत्न कंपनीज हैं कुछ, इनको कुछ क्राइटेरिया है जब दर्जा इनको दिया जाता है महारत्न कंपनीज को। तो आप मेरे को ये बताइए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, यदि आपको पता है तो
कि महारत्न कंपनी का दर्जा देने के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो अभी वर्तमान में 10 महारत्न कंपनी है भारत के अंदर। पहली है भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, दूसरी है BPCL भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। बहुत ही चर्चा में रही थी ये, क्योंकि इसका जो है मतलब इसको प्राइवेट प्लेयर को सेल करने की बहुत ज़्यादा चर्चा चली थी बीच में, कि इसमें कई सारा जो पार्ट है गवर्नमेंट का वो सेल किया जाएगा प्राइवेट प्लेयर्स को। तो ये काफ़ी चर्चा में रही थी। तो BPCL आपको पता होना चाहिए, बड़ी कंपनी है। इसके अलावा फिर कोल इंडिया लिमिटेड, फोर्थ है गेल इंडिया लिमिटेड, फिफ्थ है हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, सिक्स्थ इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, सेवंथ NTPC लिमिटेड, एट ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड, नाइन्थ पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, 10th स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी कि सेल। तो 10 की 10 कंपनियां हैं, आपको इनके बारे में आइडिया होना चाहिए। पूछा जा सकता है एग्जाम के अंदर, क्योंकि पहले ये 8 थी, अभी ये 10 हो गई हैं, तो आपसे पूछी जा सकती हैं महारत्न कंपनीज के बारे में, एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो आप नोट कर लीजिएगा, याद भी रखिएगा। पेज नंबर 10 से बात की जा रही काजीरंगा नेशनल पार्क। काजीरंगा नेशनल पार्क असम के अंदर गुवाहाटी में है। बहुत ही फेमस नेशनल पार्क है भारत के अंदर, काफ़ी ज़्यादा पर्यटक घूमने के लिए जाते हैं। और काजीरंगा नेशनल पार्क प्रसिद्ध है वन हॉर्न राइनो के लिए। ये आप देख सकते हैं वन हॉर्न राइनो का ये पिक्चर है यहाँ पे, ये इसका सींग है। वन हॉर्न का मतलब एक सींग वाला राइनो। तो इसके लिए फेमस है काजीरंगा नेशनल पार्क। ये आप इसकी पिक्चर आप याद रखिएगा। अब हम देख लेते हैं इसका एक मैप। तो ये आप देख सकते हैं, ये है असम, जो पूरा का पूरा एक हिस्सा है। असम एक राज्य है, नॉर्थ ईस्ट स्टेट में है। तो यहाँ पे 7 राज्य इसको टच करते हैं, इसकी बाउंड्री को याद रखिएगा आप। यहाँ पे है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय और वेस्ट बंगाल। 7 राज्य इसकी बाउंड्री को टच करते हैं। और भूटान भी यहाँ पर एक कंट्री है भूटान, जो कि असम से अपनी बाउंड्री टच करता है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट बन जाता है इस प्रकार के प्रश्न पूछना, क्योंकि ये नॉर्थ ईस्ट को लेकर के बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है बच्चों को। तो इसमें कई सारे आपसे प्रश्न पूछे गए कई बार, तो आप इसको एक बार देख लीजिएगा, मैप आप याद रखिएगा कौन कौन से बॉर्डर शेयर करते हैं असम को। पेज नंबर 10 से बात की जा रही है भारतीय सेना संबंधी न्यूज यहाँ पे। तो ये क्या बात की जा रही है कि सारंग तोप प्रोजेक्ट है, एक सारंग तोप प्रोजेक्ट भारतीय सेना का ये प्रोजेक्ट है। तो इसमें अभी काम स्पीड से कर दिया गया है। इससे पहले एक धनुष प्रोजेक्ट पर काम किया जा रहा था। तो उसके अलावा अब नया प्रोजेक्ट है सारंग तोप प्रोजेक्ट, इसे बहुत तेजी से काम किया जा रहा है। जबलपुर की बात की जा रही है ये। तो याद रखिएगा सारंग जो तोप प्रोजेक्ट है किसका इससे संबंध है, तो भारतीय सेना से इसका संबंध है। थोड़ा सा एक आइडिया होना चाहिए। पेज नंबर से बात की जा रही है, ये बात की जा रही है नेपाल को लेकर। भारत नेपाल के बीच आपको पता है संबंधों को लेकर काफ़ी ज़्यादा तनातनी रही थी। तो नेपाल में एक नदी को लेकर के एक परियोजना बनाने की बात की जा रही है। उसके संबंध में हम देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पर। तो नेपाल सरकार भारत सरकार के साथ मिलकर के महाकाली नदी पर, नाम याद रखिएगा, महाकाली नदी पर मिलकर के पंचेश्वर परियोजना इंपॉर्टेंट बन जाती है। पंचेश्वर परियोजना का निर्माण करने जा रही है भारत सरकार नेपाल के साथ मिलकर के। तो महाकाली नदी जो है, इसको पहले काली नदी के नाम से भी जाना जाता था, और इसका अन्य नाम यदि हम बात करें तो शारदा नदी भी इसको बोला जाता है। ये आप याद रखिएगा, महाकाली नदी, काली नदी और शारदा नदी। अब ये जो नदी है ये काला पानी क्षेत्र में होकर के बहती है। काला पानी क्षेत्र, अब मैं आपको बता दूं कि पिछले कुछ दिनों में, कुछ महीनों में भारत और नेपाल के बीच में 3 क्षेत्र विवाहित रहे थे, काला पानी, लिम्पिया, धुरिया, एक और नाम है, मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए वो कौन सा नाम है। तो 3 क्षेत्र बहुत ही ज़्यादा विवादित रहे थे भारत और नेपाल के बीच में। तो अब काला पानी क्षेत्र के अंदर ये परियोजना बनाने की बात चली है, पंचेश्वर परियोजना। ये कहाँ बनाने की बात चली है? महाकाली नदी पर, या काली नदी या शारदा नदी, इन तीनों यदि नाम कोई भी आता है तो आप समझ जाइएगा। अब हम देख लेते हैं, ये बात की जा रही है यहाँ से काली जो महाकाली रिवर है, इसके ऊपर ये पंचेश्वर परियोजना प्रोजेक्ट है, इसको बनाने की बात चल रही है। तो ये आप थोड़ा सा याद रखिएगा, इसका ज्योग्राफिकल मैप। अब मेरा आपसे यहाँ पे एक और प्रश्न है कि नेपाल को भारत के कितने राज्य टच करते हैं? नेपाल का जो बॉर्डर है उसको भारत के कितने राज्य टच करते हैं? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जल्दी से बताइए मुझे इस प्रश्न का उत्तर। तो आई होप कि मैप के थ्रू आपको चीज़ें समझ में आई होंगी और वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो जरा सा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि और भी लोग इस प्रकार की वीडियोज़ का फायदा उठा सकें। यदि आप मुझे कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं, और आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। तो इसी के साथ धन्यवाद।